दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है नवाब शफत अली खान की बुक अवनी। उसका 17 चैप्टर है हंटेड बाय द टाइग्रेस। अब नवाब साहब को जो शक था कि अवनी को कहीं किसी ने जहर तो नहीं दे दिया, क्योंकि पिछले कई दिनों से ना तो वो कैमरा ट्रैप में नजर आ रही थी और ना ही उसके पग मार्क्स मिल रहे थे। लेकिन 17 अक्टूबर को सुबह 6 बजे असगर को अवनी के फ्रेश पग मार्क मिले। तो सराती गांव से 900 मीटर की दूरी पर पगमार्क मिलना यह बता रहा था कि अवनी गांव की तरफ बढ़ रही है। और गांव की तरफ क्यों बढ़ रही है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अब इनकी टीम ने फौरन गांव वालों को अलर्ट किया, क्योंकि नित्य क्रिया के लिए लोग खेतों में ही जाते थे। अब जल्दी से जिप्सी घुमा के गांव की तरफ जाने की प्रक्रिया में ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और एक काफी बड़ा सा गड्ढा था, गाड़ी उसमें चली गई। लेकिन लोग निकल के आ गए। फौरन सराती गांव पहुंचे और सबको अलर्ट किया कि अवनी आसपास ही है, सावधान रहिए। टीम 3 बार सराती गांव गई, यह इंश्योर करने के लिए कि कोई भी आदमी या औरत या बच्चा घर के बाहर या गांव के बाहर तो नहीं है। अब टीम वापस आके 10:30 बजे नाश्ता कर रही थी, तभी एक आदमी आया बदहवास कंडीशन में। उस आदमी ने बताया कि वो अभी अभी बच के आया है टाइग्रेस से, जिसने उसका पीछा किया था यहां से 1 किलोमीटर पहले। लेकिन जैसी किस्मत इस आदमी की थी, वैसी किस्मत उसकी गाय की नहीं थी। गाय अवनी का शिकार बन चुकी थी और दूर से इस व्यक्ति ने अवनी को अपनी गाय लेके जाते हुए देखा था। अब नवाब साहब ने कुछ ट्रैकर्स भेजे, जिनका काम था अवनी को ट्रैक करना, उसकी पोजीशन का पता करना। थोड़ी देर में वायरलेस पे एक अर्जेंट मैसेज आया। ट्रैकर खुद अवनी का शिकार होते होते बचा था। अवनी ने उसका पीछा किया था। अब ट्रैकर पेड़ के ऊपर था, अवनी नीचे थी और नीचे से ऊपर ऐसे देख रही थी जैसे उस ट्रैकर को कह रही हो, तू डाल डाल तो मैं पात पात। अब नवाब साहब उस ट्रैकर की मदद के लिए रवाना हुए। एक जगह के बाद गाड़ी छोड़नी थी और कठिनाई वाले ट्रैक पे जाना था। पहले ऊंचा नीचा रास्ता था, पहाड़ी चढ़ाई थी। चढ़ाई चढ़ने में जोरदार पसीना आ रहा था और बार बार नवाब साहब को अपनी हथेली साफ करनी पड़ रही थी, क्योंकि पसीने वाली हथेली से बंदूक को पकड़ना, वो भी जब मैन ईटर आसपास हो, बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं है। घनी झाड़ियां थी, इनकी शर्ट फट गई और जगह जगह इनके शरीर में कांटे घुस गए। अब वो उस जगह पे पहुंचे जहां पर 3 ट्रैकर पलाश के पेड़ के ऊपर टंगे हुए थे और अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। नीचे मौत बैठी थी। लेकिन जब अवनी ने बंदूक वाले आदमी आते हुए देखे तो वो साइड हो गई थी। उसके बाद नवाब साहब ने इशारा किया उन लोगों से कि नीचे उतर आओ। डरते डरते ट्रैकर्स नीचे उतरे और फिर पानी पी के बड़ी ही अटकी हुई सांसों के साथ उन्होंने किस्सा बताया कि अवनी गाय खा रही थी। जब इन्होंने दूर से अवनी को देखा और फिर अवनी ने इनको देखा, बस फिर क्या था, अवनी ने गाय छोड़ी और इनकी तरफ दौड़ी और जोरदार दहाड़ मारी। उनको जो पहला पेड़ मिला, सारे उसी पर चढ़ गए और उसके बाद उन्होंने इशारा करके बताया कि अवनी किस दिशा की तरफ गई है। अब नवाब साहब ने अंदाजा लगाया कि अवनी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, और क्योंकि इनके पास बंदूक थी, इसलिए वो लोग जो पेड़ पर चढ़े हुए थे, उनके अंदर भी हिम्मत आ गई और वो भी तैयार हो गए सर्च ऑपरेशन को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अवनी ऐसे गायब हो गई थी जैसे गधे के सिर से सींग। लेकिन वहां पर आधी खाई हुई गाय पड़ी थी, तो इतना तो तय था कि अभी या थोड़ी देर बाद अवनी आएगी तो जरूर। अब वेटनरी डॉक्टर के साथ नवाब साहब चल पड़े अवनी को ढूंढने के लिए, सावधानी और सतर्कता के साथ। साथ में थे वेटनरी डॉक्टर, जिन्होंने अपनी ट्रैंकुलाइजर गन रेडी की हुई थी। अब आगे बढ़ के इनको मिला लैंटाना का घना जंगल, जिसमें यह मालूम नहीं चल रहा था
कि टाइग्रेस यानी अवनी कहाँ छुपी हो सकती है, और लेंटाना की झाड़ियां टाइगर के छुपने का पसंदीदा अड्डा होती है। नवाब साहब अपनी .458 मैग्नम राइफल के साथ रेडी थे। वेटनरी डॉक्टर अपने मार्क्समैन, जिसको कि डार्ट का निशाना लगाना था, उसके साथ रेडी थे। जो मरी हुई गाय थी उसकी बदबू चारों तरफ फैल रही थी। माहौल बदला हुआ था। तभी धीरे से डॉक्टर ने नवाब साहब के कंधे पे थपकी लगाई और बोला, ये जो कंडीशन है ट्रैंकुलाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। लेकिन नवाब साहब ने समझाया कि आपका अंदाजा गलत है और अभी ट्रैंकुलाइजेशन किया जा सकता है। उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए नवाब साहब और असगर ने अपनी अपनी राइफल दोबारा चेक करी। असगर को टीम के पीछे रखा गया कि अगर पीछे से अटैक होगा तो असगर को फायर करना था। नवाब साहब को फील हो रहा था कि अब टाइगर से सामना होने ही वाला है। तभी वेटनरी डॉक्टर दोबारा रुक गए। बोले, इसके आगे बढ़ना आत्महत्या करने के बराबर है। इन्होंने वेटनरी डॉक्टर को काफी समझाया, लेकिन कंडीशन ही ऐसी थी। बहादुर से बहादुर आदमी भी बुरी तरह से पस्त हो जाता है जब उसे लगता है कि मैन ईटर टाइगर आसपास है। नवाब साहब ने रियलाइज किया कि डॉक्टर साहब और उनके असिस्टेंट दोनों इस मानसिक स्थिति में नहीं है कि वो प्रॉपरली डार्ट कर पाए। नवाब साहब को याद आया फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जो कि इनके दादाजी के बहुत ही खास मित्र थे। उन्होंने नवाब साहब को बचपन में कहा था कि तुम एक इंसान को कुछ भी सिखा सकते हो, लेकिन तुम उसे साहसी बनना नहीं सिखा सकते। यानी कि साहस अंदर से ही आता है, सिखाया नहीं जाता। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था वापस लौटने के सिवा, और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो कि इनको लग रहा था कि दिन की रोशनी में अवनी मिलने ही वाली है, इन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिस करनी पड़ी। 20 अक्टूबर को इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया जब कंपार्टमेंट नंबर 653 के पास एक आदमी को अवनी दिखी और इस बात की सूचना मिली नवाब साहब को। इस पैच में ओपन फॉरेस्ट था, 2 ट्रैक डिफरेंट डायरेक्शन से जाते थे और ट्रैंकुलाइज करने के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी। अब जल्दी से इन्होंने पोहा खाया और निकल पड़े कंपार्टमेंट नंबर 653 की तरफ। अब इस कंपार्टमेंट में जो ट्रैक्स थे, उनका जो चौराहा था, वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक लोहे का मचान बनाया हुआ था। लोकल लोग इसे लोखंडी मचान बोलते थे। ये मचान 20 फीट की हाइट पर था, यानी टाइगर किसी भी कंडीशन में जंप नहीं कर सकता था। मचान के नीचे कोई पग मार्क नहीं थे, लेकिन जमीन थोड़ी उबड़ खाबड़ थी, पग मार्क मिलने के चांसेस भी नहीं थे। अब नवाब साहब ने डिसाइड किया कि इस मचान से ही अवनी को ट्रैक करेंगे। इनके साथ थे असगर और रेंज ऑफिसर। इन्होंने डिसाइड किया कि एक सुअर के बच्चे से अवनी को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सुअर का बच्चा बेस कैंप में था, वहां से उसे लाना पड़ता। अब बाकी सारे लोग सुअर के बच्चे को लाने के लिए चले गए। नवाब साहब अकेले रह गए मचान पर, क्योंकि मचान 20 फीट की हाइट पर था, तो टाइगर का कोई खतरा नहीं था। नवाब साहब के पास कंपनी के लिए थी .458 मैग्नम राइफल, बेडशीट, तकिया, कुछ स्नैक्स और पानी। उस जगह पर मोबाइल नेटवर्क नहीं था, लेकिन इनके पास रेडियो यानी कि वायरलेस सेट था, जिससे ये अपनी टीम से कम्युनिकेशन कर सकते थे। बहुत बढ़िया हवा चल रही थी और इनको नींद आ गई। तभी अचानक इनको लगा कि कोई प्यार से इनके बाल सहला रहा है। अचानक से उठे तो देखा एक लाल मुंह का बंदर, रीसस मकाक, इनके बाल सहला रहा है। इन्हें पता था कि अगर ये अचानक से उठेंगे तो बंदर महाराज गुस्सा हो जाएंगे, हमला भी कर सकते हैं। इन्होंने बिना अपना सिर घुमाए धीरे धीरे अपने बैग से बिस्किट का पैकेट निकाला, बंदर की तरफ बिस्किट का पैकेट बढ़ाया, जिसे उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब ये दोस्त बन चुके थे। इन्होंने 6 बिस्किट और दिए, लेकिन दोस्त पर अभी भरोसा नहीं था, इसलिए धीरे धीरे इन्होंने अपना सिर वहां से हटाया और बैठ गए
बंदर की तरफ चेहरा करके। अब दोनों आमने सामने थे। अब जब बंदर ने बिस्किट खा लिए और उसे पता चल गया कि इनके बालों में जुएं नहीं हैं, तो बंदर चला गया और नवाब साहब दोबारा सो गए। शाम के 5 बजे रेंज ऑफिसर सुअर के बच्चे को लेके आए। साथ में लेके आए थे पैक्ड लंच नवाब साहब के लिए। अब सुअर के बच्चे को इन्होंने प्रॉपर तरीके से बांध दिया और उसके ऊपर कड़ी निगाह बना ली। सुअर का बच्चा जोर जोर से आवाज कर रहा था, लेकिन अवनी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने गाड़ियों की आवाज सुन ली थी और वो समझ गई थी यहां कुछ गड़बड़ घोटाला है। अब रात के 9:30 बजे नवाब साहब वापस चले गए। असगर को छोड़ दिया गेस्ट हाउस में आराम करने के लिए और खुद निकल गए नाइट पेट्रोल पर। अब कुछ रातों के बाद इनका सामना होने वाला था एक बुरे सपने से। ये लोग रात को राउंड लगा रहे थे और चंद्रमा की रोशनी में कपास के खेत बहुत ही चमकीले नजर आ रहे थे। इनका ड्राइवर, जो शायद बीमार था, बहुत धीमे धीमे गाड़ी चला रहा था और ये सर्च लाइट मार के अवनी को ढूंढ रहे थे। ठंड का मौसम था और ओपन जिप्सी हर पत्थर पर उछल रही थी। नवाब साहब ड्राइवर के बगल में बैठे थे और जो इंजन की गर्माहट थी वो इनको अच्छी लग रही थी। जब जब कोई पत्थर आता था तो ये ड्राइवर को अलर्ट कर देते थे, क्योंकि ड्राइवर बहुत ज्यादा थका हुआ था। अब जब ये हल्की सी चढ़ाई चढ़ रहे थे तभी थड़ की आवाज आई। जिप्सी रुक गई। ड्राइवर ने चेक किया और बोला गियर बॉक्स जाम हो गया। घने जंगल में ये लोग फंस चुके थे। अब ये थर्मस से निकालकर चाय पी रहे थे। तभी लक्ष्मण, जो कि फॉरेस्ट गार्ड था, उसने एक जगह इशारा करके बताया कि ये वही जगह है जहां अवनी ने एक आदमी को मारा था और इनकी गाड़ी ठीक उसी जगह पे खराब हुई थी। लक्ष्मण का ये बोलना था और अचानक से इलाके में भयावहता छा गई। ऐसा लगने लगा मैन ईटर पास में ही है। फौरन ड्राइवर और फॉरेस्ट ऑफिसर जिप्सी में बैठ गए। जहां इनकी गाड़ी खराब हुई थी, ना तो वहां मोबाइल का नेटवर्क था, ना ही वहां पर वायरलेस सेट काम कर रहा था, यानी ये किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। वहां पर आग जलाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि चारों तरफ विंटर ग्रास थी। एक चिंगारी उड़ती, जंगल में आग लग जाती। अब इनके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो पूरी रात ठंड के मौसम में ओपन जिप्सी में गुजारो या फिर पैदल चलकर वापस जाओ। कई किलोमीटर जाना था और फॉरेस्ट ऑफिसर और ड्राइवर इस कंडीशन में नहीं थे कि इतना पैदल चल सके। इन्होंने थोड़ी देर तक ड्राइवर और फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ जिप्सी में समय बिताया। मच्छर इनका खून पी रहे थे और चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे भूत का इलाका हो। इनको स्कूल से सिखाया गया था कि भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन यहां इनको लग रहा था होते हैं। चारों तरफ का माहौल बड़ा ही डरावना और भूतिया था। लक्ष्मण ने सजेशन दिया कि हम दोनों चलते हैं, पास में ही एक पहाड़ी का सिरा है, वहां से मोबाइल कनेक्शन आ जाएगा और मदद बुला लेते हैं, बाकी लोग गाड़ी में बैठे रहेंगे। ड्राइवर और फॉरेस्ट ऑफिसर गाड़ी में बने रहे। फॉरेस्ट ऑफिसर के पास ऐसी बंदूक नहीं थी जिससे टाइगर को रोका जा सके। फॉरेस्ट ऑफिसर के पास थी सर्विस रिवॉल्वर और उनको उसे लोड करना नहीं आता था, और उन्होंने स्वीकार किया था कि अपनी जिंदगी में उन्होंने इससे कभी फायर नहीं किया है। यहां तक कि उनकी जब ट्रेनिंग हुई थी 25 साल पहले, उसके बाद से उन्होंने कभी उस बंदूक को चलाने की कोशिश भी नहीं की थी। नवाब साहब ने पिस्टल को लोड किया और उनको पकड़ा दिया। इनको पूरा शक था कि शायद ये गोली फायर करने पर चलेगी नहीं, लेकिन इतने मच्छर काट रहे थे कि मलेरिया तो होना ही था। इन्होंने डिसाइड किया कि मदद मंगा ही लेते हैं। अब ये अपनी .458 मैग्नम राइफल और लक्ष्मण के साथ बढ़ चले। जिप्सी का हुड इन्होंने पूरी तरह से कवर कर दिया और दोनों लोगों को अंदर छिपा दिया। आधे घंटे चलने के बाद इनको वो पहाड़ी का सिरा दिखने लगा था जो इनकी मंजिल थी। वॉक करने से इन्हें ठंड भी नहीं लग रही थी। तभी जंगल का वॉचमैन लंगूर ने इनको सतर्क कर दिया। लक्ष्मण, जो कि डंडा लेके इनके पीछे थे, दोनों ने एक दूसरे को देखा। थोड़ी देर रुके, तभी लंगूर
दोबारा बोला। लक्ष्मण ने कहा, अवनी और उसके बच्चे आसपास ही है। इन्होंने रास्ता चेंज कर लिया क्योंकि पहली अलार्म कॉल से इन्हें मालूम चल गया था कि जो भी खतरा है वो सामने ही है। 20 मिनट के बाद जो लंगूर की कॉल होती है वो इनके पीछे से आई। लक्ष्मण ने धीरे से बोला, अवनी हमारे पीछे है और हमें पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए। पहली बात तो कोई सूटेबल पेड़ पास में नहीं था और नवाब साहब की उम्र थी 62 साल, वजन था 80 किलो। इनके लिए चढ़ पाना बहुत मुश्किल का काम था। अब इन्होंने एक छोटा सा ग्रासलैंड देखा जहां पर कम ऊंचाई वाली घास थी। ये वहां पर बैठ गए। हालांकि वो अवनी की भी फेवरेट घास रही होगी, लेकिन ये बतख की तरह दुबक कर उसमें बैठे थे। लक्ष्मण जो कि यंग था और जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसका सुरक्षित रहना जरूरी था। अब इन्होंने लक्ष्मण से कहा कि 360 डिग्री में टॉर्च को घुमाते रहो और फिर धीरे धीरे इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। अब अलार्म कॉल हर तरफ से आने लगी। अब ये कंफ्यूज हो गए कि अवनी कहाँ है। अब चारों तरफ से महसूस हो रही थी तो सिर्फ अवनी। बच्चे इनसे आगे रहे होंगे और अवनी अब इनके पीछे आ चुकी थी। 20 मिनट के बाद एक और अलार्म कॉल आई और इनके बाएं हाथ की तरफ से। अब ये चक्कर की तरह से घूम रहे थे, कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में। बस जहां से अलार्म कॉल आती थी उस डायरेक्शन में नहीं जाते थे। इनको पता था कि जाना है कहीं भी वहां नहीं जाना है जिस तरफ से अलार्म कॉल आ रही है। तभी लक्ष्मण ने इनकी बाह पकड़ ली और दिखाया। टॉर्च की रोशनी में पीली पीली सी चमकती हुई आंखें इनसे 30 मीटर की दूरी पर थी और वो थी अवनी। अब घबराई हुई आवाज में लक्ष्मण बोला, मैन ईटर हमारा ही पीछा कर रहा है। अब नजारा बदल चुका था। शिकारी खुद शिकार होने जा रहा था। हम जमीन पर खड़े थे, वो भी मैन ईटर के इलाके में। राजकुमार जी का डायलॉग, वीर सिंह हम तुम्हें मारेंगे जरूर, लेकिन वो जमीन भी हमारी होगी, बंदूक भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा। और ये वक्त अवनी का था। ऐसी कंडीशन में बहादुर से बहादुर आदमी के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हर वक्त धैर्य संयम रखना चाहिए क्योंकि वही एक रास्ता है। नवाब साहब को आंखें नहीं दिखी थी क्योंकि जैसे ही अवनी के ऊपर लक्ष्मण ने टॉर्च मारी थी, अवनी नीचे बैठ गई थी। इन्होंने लक्ष्मण को इशारा किया, घबराओ मत, मैंने पूरी तरह से कंडीशन को कंट्रोल में रखा हुआ है। लेकिन तभी गरीबी में आटा गीला हो गया। टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई। अब फिर दोबारा जलाया। थोड़ी देर के लिए टॉर्च जली और उसमें इनको दिखी अवनी की आंखें और घास से निकलता हुआ चेहरा। इन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि यह अवनी है या उसका बच्चा। लक्ष्मण को आइडिया नहीं था। नवाब साहब उसे गोली मार सकते थे, लेकिन अगर वो अवनी थी, अगर वो बच्चे थे, तो वो उसे गोली मारने का खतरा नहीं उठा सकते थे। नवाब साहब ने कहा, टॉर्च को बार बार संभाल के जलाओ क्योंकि जो बची हुई बैटरी है वो हमारे लिए बेहद कीमती है। अब इनके राइफल की जो टॉर्च थी उसको बार बार किफायत के साथ जलाते हुए ये आगे बढ़ने लगे। झिंगुर की आवाज आ रही थी। अब इनको कोई दूसरी अलार्म कॉल नहीं आई। ये अपना रास्ता भटक चुके थे। जहां ये मोबाइल नेटवर्क के लिए जा रहे थे, इन्होंने बेस कैंप पर जाना बेहतर समझा। लेकिन वो 3-3.5 घंटे इनके जिंदगी के सबसे ज्यादा नर्वस करने वाले, सबसे ज्यादा डरावने थे। लक्ष्मण अंदर से इतना ज्यादा घबरा गया था कि 3 दिन तक उसकी पीठ में भयानक दर्द रहा। अब इन्होंने जल्दी से एक गाड़ी भेजी जो फॉरेस्ट ऑफिसर और ड्राइवर जिप्सी में फंसे हुए थे। गाड़ी उनको लेकर सुरक्षित आ गई। खराब गाड़ी अगले दिन खींचकर बेस कैंप बुला ली गई। लेकिन नवाब साहब ने कहा, यह मेरे जीवन का वो दुस्वप्न है जिसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। दोस्तों, इस तरह से कंप्लीट हुआ हमारा 17 चैप्टर और हमारा 18 चैप्टर होगा द परस्यूट ऑफ T1 कंटिन्यूज। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।